बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो है ना आपकी चैप्टर 3 में न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है फिज़िक्स के लिए और साइंस के लिए। तो न्यूटन्स लॉज को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें और समझेंगे, वही अभी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। न्यूटन 1642 में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 1642। फिर 1742 आया होगा, फिर 1842 आया होगा, फिर 1942। 300 साल तो हो गए। और 42 के बाद 58 में क्या हो गया? 2000 आ गया। 58 उसमें जमा कर दो तो, और 20 साल और जमा कर दो तो 378 साल पहले वो पैदा हुआ। उसकी डेथ कब हुई? 1727 में। और जिस साल न्यूटन पैदा हुआ उसी साल गैलीलियो का इंतकाल हुआ। गैलीलियो ने न्यूटन से पहले मोशन पे कुछ काम किया था, सही है। गैलीलियो को फादर ऑफ फिज़िक्स भी कहते हैं। बहरहाल तो बात कहने का मकसद ये भी 300 साल पहले की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। कितने साल पहले की? 300 साल पहले की। आज की फ़िज़िक्स कहाँ होगी? सोचें। हाँ भाई, तो समझने की कोशिश करें। 300 साल पहले की चीज़ें तो समझ लें, ठीक है। रेस्ट और मोशन हमने शुरू में समझा था चैप्टर के, पहला जो लेसन था। याद है किसी को? रेस्ट किसको कहते थे? अगर सराउंडिंग के लिहाज से बॉडी मूव ना कर रही हो तो वो स्टेट ऑफ, और अगर वो सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रही हो तो मोशन है। या फिर मूव बोल रहे हैं, सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रही है तो मोशन है। ये किसी डेफिनेशन हुई। सराउंडिंग के लिहाज से हरकत कर रही है तो हरकत है। ये किसी डेफिनेशन होगी। सराउंडिंग के लिहाज से अगर पोजीशन चेंज कर रही है, अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में, और सराउंडिंग के लिहाज से अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 24 घंटे, तो स्टेट ऑफ। लेकिन मैंने अब क्या कर दी? पोजीशन चेंज कर दी, मोशन हो गई सराउंडिंग के लिहाज। खैर, इसको मैंने डिटेल में समझा था। जो लोग नहीं थे वो पहला लेक्चर सुन लें यूट्यूब पे, सही है। पहला ही लेक्चर जो इस लेसन का था उसमें हमने रेस्ट और मोशन को डिटेल में समझा था, सही है। अब बॉडी अगर रेस्ट में, हमने न्यूमेरिकल्स किए भी, तो बॉडी मोशन में खुद से आएगी। आपकी बुक अगर टेबल पे पड़ी हुई है तो वो खुद से हरकत करना शुरू कर देगी। अचानक आपने मंत्र पढ़ा, छू, ले भाई, ऐसा नहीं होता ना। क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी ना। अच्छा चलें, तो ये समझ लें बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। फर्ज करें ये एक मास है, कोई भी m, कोई बॉडी है, उसका मास है m। इस पे राइट पे एक फोर्स लग रही है जिसको मैंने कहा F1, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है। लेफ्ट पे एक फोर्स लग रही है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, इसको मैंने F2 का। वेक्टर है, फोर्स क्या है? और ये हमने समझा था कि जब वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिर हम माइनस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अगर F1 जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में F2 भी होता, दोनों की डायरेक्शन इधर होती, तो फिर मैं लिखता F1 प्लस F2। दोनों अपोजिट है तो F1 माइनस, ये स्केलर और वेक्टर में फ़र्क है। तो F1 भी 10, F2 भी 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। तो ये जो नेट फोर्स है, जिसको सिर्फ F भी कहते हैं हम ज़्यादातर, F नेट अगर 0 है, अगर F नेट क्या है तो हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स है। फोर्स क्या है? वो टोटल फोर्स अगर 0 है तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस्ड फोर्स। यानी तमाम फोर्सेस मिल के एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं? कैंसिल। एक बंदा आपको राइट पे खींच रहा है कुछ कुव्वत लगा के, दूसरा बंदा उतनी कुव्वत लगा रहा है लेफ्ट पे, तो ना आप राइट पे जाएंगे ना आप वहीं पे खड़े रहेंगे। फोर्सेस क्या हो गई? कैंसिल। रिजल्ट क्या हो गया? 0। इसी तरह फ़र्ज़ करें, ये जो मैंने बताया आपकी बुक टेबल पे पड़ी हुई है,
इस स्केल को मैंने छोड़ा, ये तो नीचे चला गया। क्यों? कौन खींच रहा है इसको? ग्रेविटी। तो वो आपकी बुक क्यों नहीं नीचे जा रही जो टेबल पे पड़ी है? टेबल ने उसको रोका हुआ है, टेबल उस पर कोई फोर्स लगा रही है। ये जो ग्रेविटी की फोर्स है यही वेट कहलाता है ना, वेट भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट। बुक जो है, जैसे ये स्केल पे वेट नीचे लग रहा है, ये बुक है, ये टेबल पे पड़ी है, इस पे वेट नीचे लग रहा है, वेट तो चाह रहा है बुक को नीचे ले जाए। किसने रोका हुआ है बुक को? टेबल ने। तो टेबल ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जितनी फोर्स जमीन नीचे लगा रही है उतनी फोर्स टेबल ऊपर लगा रही है। अगर ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन है, अगर ये 50 न्यूटन है तो ये भी, तो दोनों का अगेन मैग्नीट्यूड बराबर है, जितना W है उतना R ही है, नेट अगेन क्या है? 0। तो ये भी बैलेंस फोर्स है। तो टेबल पे जब हम चीज़ रख देते हैं वो स्टेशनरी होती है, मूव नहीं कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड हुई होती है। नेट फोर्स क्या होती है? 0। अब अनबैलेंस फोर्स देख लेते हैं। फर्स्ट करें यही कंडीशन है, ये राइट साइड की फोर्स मैंने बढ़ा दी, 20 न्यूटन कर दी, लेफ्ट साइड पे वही 10 है, तो F नेट, या मैंने कहा ना इसको सिर्फ F भी कह देते हैं, F1 माइनस F2, 20 माइनस 10 क्या हो गया? 10। अब F नेट 0 नहीं है, F नेट या F इज नॉट 0। जब नेट 0 नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है। ये क्या है? इसी तरह वही एग्जांपल है, W और R तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आपने बुक को क्या किया? फोर्स लगा दी, टेबल पे पड़े पड़े, तो अब ये बुक मूव करेगी आपकी फोर्स की वजह से। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं उसी तरह, तो टोटल जो फोर्स है वो क्या है? F1। अब F1 की वजह से बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी, जो भी है। अगर F1 10 है तो ये 10 है, अगर F1 20 है तो ये 20 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हो गई? इन दोनों एग्जाम्पल्स में तो मैंने समझे आपको ये समझाया, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अनबैलेंस फोर्स क्या करेगी? उसको अनबैलेंस फोर्स इन बॉडीज को क्या करेगी? नहीं, फोर्स तो लगाएगी, फोर्स के नतीजे में बॉडीज क्या करेंगी? मूव करेंगी। अनबैलेंस फोर्स बॉडी को क्या करा देगी? बैलेंस फोर्स कराएगी? मूव नहीं कराएगी। ऐसे ही है, ये सबको क्लियर है? अच्छा, सबने उतार लिया? तो उतारें, जल्दी करें। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस के साथ एक्सटर्नल का वर्ड भी अगर लगा दें तो बेहतर है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। A body will remain at rest। इंग्लिश थोड़ी सी अगर हम अच्छी करेंगे, ज़ाहिर है इंग्लिश में ही लॉ पढ़ रहे हैं। A body will remain, remain का क्या मतलब होता है? रहेगी। at rest, रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में। और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हरकत करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी। कब तक? अनलेस, 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 उस वक्त तक जब तक एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि आप उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगा दें। क्या मतलब? यानी अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दूंगा तो रेस्ट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। अनबैलेंस फोर्स या तो रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर देगी, बॉडी को मूव करा देगी, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कर देगी, उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगी, इनिशियल से कोई फाइनल कर देगी। तो ये दो काम करेगी फोर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बुक टेबल पे पड़ी है तो ये सदियों तक पड़ी रहेगी अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट करके इसको मूव ना करा दे। मैंने एक पेन फेंका सामने, वो सदियों तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, तो गिर गया। न्यूटन कहता नहीं, सदियों तक मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये उसने बड़ी नई बात की थी। पहले लोग कहते थे
हरकत कराने के लिए फोर्स मुसलसल लगानी पड़ेगी। न्यूटन ने कहा नहीं, हरकत कराने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, हरकत में तब्दीली लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है तो वो सारी उम्र मूव करती कि उस पर कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत। गैलीलियो और उससे पहले के लोग कहते थे नहीं भाई, आप साइकिल के पैडल चला रहे, आप पैडल चलाना बंद कर देते तो साइकिल क्या होती है, रुक जाती है ना थोड़ी देर। तो आपको साइकिल को चलाने के लिए मुसलसल पेडल लगाने पड़ेंगे। स्पीड भले आप कांस्टेंट है, एक्सेलरेटर पे पाँव रखा हुआ है, तो अगर आप पाँव ना हटा रहे हैं ना दबा रहे हैं तो एक फिक्स स्पीड है, लेकिन फोर्स लगी हुई है ना। न्यूटन ने कहा नहीं, फोर्स सिर्फ क्या करेगी, उसकी यूनिफॉर्म रेस्ट और उसकी रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करेगी। ये क्या बात कही न्यूटन ने जो बात की ठीक बात की, अभी हम समझ लेते हैं। अभी उसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सारी कहानियाँ लिखी है ये भी समझाता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको कहा ये पेन तो गिर गया, न्यूटन की बात तो गलत हो गई। नहीं, न्यूटन की बात गलत नहीं हुई। इस पेन को ग्रेविटी ने नीचे खींचा, इस पेन को अगर ग्रेविटी ना हो, सही है। न्यूटन क्या कहता है, अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल होनी चाहिए। आप ग्रेविटी को भूल जाएं, फर्ज करें ग्रेविटी नहीं है, ये पेन नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। एयर भी नहीं है इसकी हरकत को रोकने के लिए, तो फिर कौन रोकेगा इसको, कोई नहीं रोकेगा। आपने इसको फेंका, ये सारी उम्र मूव करता रहेगा। तो न्यूटन सही कह रहा है। अब ये पेन नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है और एयर है। और साइकिल क्यों रुक रही है, अगेन ग्रेविटी है, साइकिल वो की ग्रेविटी रोक रही है। टायर जो है वो रोड के साथ रगड़ खा रही, टायर रोड के साथ वो रगड़ उसको रोक रही है। अगर आप रोड की रगड़ ख़त्म कर दें, आप फ्रिक्शन ख़त्म कर दें, आप एयर रेजिस्टेंस, आप एक दफ़ा पेडल मारें, बस जो स्पीड आपने अचीव कर ली, आप सारी उम्र उस स्पीड से हरकत करते, दोबारा पेडल मारोगे, फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ा दोगे। समझ आ रही है। अच्छा चलें एक और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक क्रिकेट तो खेली है सबने, फुटबॉल और हॉकी भी खेली होगी, है कि नहीं है। आप एक बॉल लें, बॉल क्रिकेट की बॉल ले लें, उसको एक ऐसे ग्राउंड में फेंक दें जिस पे रेत ही रेत हो, ज़मीन पर लुढ़का दें पूरी कुव्वत लगा के, सही है। एक वो ग्राउंड है जिसमें रेत ही रेत। दूसरा ग्राउंड आपने ऐसा ले लिया जिस पर रेत नहीं है, सही है, थोड़ा सा फ्लैट है, सख्त ज़मीन है। तीसरा आपने ले लिया एक नॉर्मल जो फर्श होता है, हमारा फर्श है ग्राउंड में। चौथा आपने ले लिया संगमरमर का फर्श ले लिया या टाइल्स ले लिए। सबसे ज़्यादा दूर कहाँ जाएगी बॉल, टाइल्स वाले पे, उसके बाद फर्श वाले पे, उसके बाद वो जो फ्लैट है, उसके बाद रेत वाले में सबसे कम जाएगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ की। तो क्यों ऐसा हो रहा है, रेत वाले में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। फ्रिक्शन क्या है, मोशन को अपोज करती है। जब आप किसी बॉडी को आगे फेंकते हैं तो जवाब में ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर जो कुछ रेत पड़ी हुई है, वो रेत उसकी मोशन को क्या कर रही है, रोक रही है। वो क्या फ्रिक्शन है। बेटा बात सुन लो पहले, सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ है, टाइल वाले फर्श में। आप फ्रिक्शन ज़ीरो कर दें, ग्रेविटी भी ज़ीरो कर दें, बॉल सारी उम्र हरकत करती रहेगी, बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। उसको रोकने के लिए फिर आपको फोर्स चाहिए, यही तो न्यूटन कह रहा है। और बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म रेस्ट पे तो है, ये बात तो समझ में आती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती ही रहेगी। फेंक दिया तो बस गई, सही है, रुकेगी नहीं। हाँ, हमने उसको रोकना है तो फिर फोर्स लगाओ। उसकी मोशन को रोकने के लिए फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। आप ऊपर चले जाएं, बहुत ऊपर, ज़मीन की सतह से ऊपर, जिसको खला कहते हैं ना, कभी कभी देखा होगा, वो दिखाते हैं जहाज़ में साइंसदान गिर रहे हैं, वहाँ आप किसी चीज़ को फेंकेंगे तो बस वहाँ ना ग्रेविटी है ना फ्रिक्शन है। वो आइडियल जगह एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सही है। तो वो बॉल सीधा हरकत करती रहती है, ना आगे जाती है, ना पीछे जाती है, ना ऊपर जाती है, ना नीचे आती है। अच्छा, समझ आ गया। अब मैंने मज़ीद इसको समझाने की कोशिश की है कुछ एग्जाम्पल से। यानी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट में है और वो हरकत करना शुरू कर दे
तो जब रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी नहीं होती, जब मोशन में आता है तो कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर अभी मैंने समझाया आपको, अगर एफ नेट 0 है, बैलेंस फोर्स है, तो इसका मतलब है बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी। एक्सेलरेशन 0 होने का ये मतलब नहीं है कि बॉडी रेस्ट में, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है, 0 है, 0 0 है, तो भी चेंज नहीं हो रही। 5 मीटर पर सेकंड अभी भी है, 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड बाद भी है, 5 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड बाद भी है, 5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड बाद भी है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये फॉर्मूला है ना, जो वी एफ भी 10 है, वी आई भी 10 है, तो 10 - 10 क्या है? 0। लेकिन वेलोसिटी है, 0 नहीं है। समझ में आई बात? तो नेट फोर्स 0 है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? ये हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में, लेकिन अभी से बेसिकली न्यूटन यही बता रहा है आपको। अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो बॉडी रेस्ट में है तो हरकत करना शुरू कर देगी, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो दोनों केसेस में क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया। क्या हो गया? न्यूमेरिकल हमने किए थे ना, बॉडी में एक्सेलरेशन कब आती थी? रेस्ट में होती थी, हरकत करना शुरू कर देती थी, या कोई इनिशियल वेलोसिटी होती थी और वो कह देता था कि कुछ इस सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी होगी। तो वेलोसिटी का चेंज जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन। और वो वेलोसिटी का चेंज कब आएगा? जब अनबैलेंस फोर्स होगी। ये नीचे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फर्ज करें, एक मास एम है, यहाँ से पड़ा हुआ रेस्ट में, इसने हरकत शुरू की, यहाँ से यहाँ तक ये एस, ये वेक्टर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, इसी डायरेक्शन में इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सही है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। सेकंड एग्जांपल में फर्ज करें इनिशियल वेलोसिटी 10 है, मैंने फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी कर दी 30, तो अगेन वेलोसिटी 30 क्यों हुई? मैंने कोई फोर्स लगाई, कोई नेट फोर्स लगाई, जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो इसी डायरेक्शन में बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में, इस सेकंड लॉ में न्यूटन ने डिटेल में बताया। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। देखिए वी एफ 30 है, वी आई 10 है, तो 30 - 10 क्या होगा? 20। तो 20 अपॉन टी, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, टी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा आगे जाता है ना। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू भी आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। कुछ भी ले लो टाइम, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसको हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट का मतलब है स्पीड बढ़ी है। एक्सेलरेट का क्या मतलब है? स्पीड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब आप गरीब आदमी मेरी तरह गाड़ी चला रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, ब्रेक लगा दी, ब्रेक तो मोशन को रोकेगी, ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ब्रेक क्या होगा? ब्रेक शू आपके टायर से लग जाएगा, तो ब्रेक शू क्या करेगा? टायर को रोकेगा। तो वो फोर्स जो लगेगी आगे नहीं लगेगी, वो फोर्स क्या लगेगी? पीछे लगेगी, जब भी तो गाड़ी रुकेगी। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ बताया मैंने, रोकना है तो फोर्स कहाँ लगानी है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? टायर के साथ ब्रेक शू रगड़ खाता है, फ्रिक्शन। एफ, स्मॉल एफ का मतलब होता है फ्रिक्शन। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगेन फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो वी एफ क्या होगा? 0, वी आई क्या होगा? 10, 0 - 10 क्या होगा? -10, 0 - 10 क्या होगा? तो मेरा जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव है। अगेन टाइम कुछ भी ले लो, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। स्पीड कम हो रही है, इसको कहते हैं डीसलेरेशन। बॉडी डीसलेरेट होगी दोनों केसेस में, चाहे बॉडी एक्सेलरेट हुई चाहे बॉडी, किसने किया? फोर्स ने। किसने किया? फोर्स नहीं लगेगी तो ना बॉडी एक्सेलरेट होगी ना बॉडी डिसलेरेट होगी। जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, यही न्यूटन बता रहा है। क्यों भाई? सही कह रहा हूँ? समझ में आया? अच्छा, यकीनन। ठीक है भाई, कोई सवाल?
कोई सवाल? अच्छा ठीक है। सुने भाई, ये जो मैंने 4 आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वैसे तो ये समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही तो जो खुलासा मैं बता रहा हूँ, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन खुद से चेंज नहीं होगी जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगी। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है नेट ज़ीरो ना हो, नेट फोर्स ज़ीरो, तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी। अगर एफ नेट ज़ीरो है, रेस्ट में है, तो सारी उम्र रेस्ट में रहेगी। किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो सारी उम्र उस वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, अगर एफ नेट ज़ीरो है। अब अगर एफ नेट ज़ीरो नहीं है तो रेस्ट वाली मोशन में आ जाएगी और मोशन वाले की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर फोर्स उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर फोर्स उस डायरेक्शन में अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। सही है भाई, ये खुलासा है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये याद रखना है कल जब आएंगे, ठीक है। और अगर जो लोग नए हैं खासकर वो, और जो पुराने भी हैं, वेक्टर्स याद नहीं है, तो 4 ही लेक्चर्स हैं। ज़ेबियन एकेडमी जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वो खोलना, उस पर प्लेलिस्ट में जाना, चैप्टर 2 उसके वेक्टर्स के लेक्चर सुन लो, सही है। और इस चैप्टर के शुरू के लेक्चर्स भी सुन लो, ठीक है। आज आज यही रखते हैं, कल हम कोशिश करेंगे सेकंड लॉ भी पढ़ें, थर्ड लॉ भी पढ़ें, ये लॉज ख़त्म करें, ठीक है।